रुचि अपना माइक ऑफ कर दो आप। ओके स्टूडेंट्स कीप ऑफ योर माइक। जो भी बच्चों का माइक ऑन है माइक ऑफ कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। कुछ बच्चों को ऐड कर लें फिर क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, सबको आवाज आ रही है? यस और नो? यस सर। यस सर। सर आवाज आ रही है बट ठीक विजुअल है, अच्छे से नहीं है, थोड़ा ब्लर सा है। बट विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। तो बोर्ड के पास लाना पड़ेगा कैमरा ना, तभी आएगा क्लियर। ठीक है, ठीक हाँ है। जी सर, ठीक है। नाउ इट्स ओके। यस सर। यस सर। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि जैसे कुछ बच्चों का डाउट था कि हमारी लाइक जीके की क्लास के कुछ आपको लेक्चर्स वगैरह नहीं मिल पा रहे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मैं आपको जीके बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाऊंगा। इन केस आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने पहले कुछ क्लासेस लगा रखी हैं, ठीक है, तो मैं उसको समझ भी आएगा दोबारा से। मान लो अगर किसी बच्चे ने पहले क्लास नहीं लगाई है, उसके साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उसे भी लगना चाहिए कि यार हाँ मुझे समझ आ रहा है क्लास में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आज मैं आपको बेसिक हिस्ट्री करवाऊंगा। ठीक है, बेसिक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि आप अपने रिसोर्सेज के साथ बैठिए, पेन पेपर सबके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको करवा रहा हूँ वो साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है जी, और जहां पे किसी को कोई क्लियरिटी नहीं होगी अपने डाउट्स जरूर पूछने हैं। देखो मैंने 7:15 का टाइम दिया था, अभी भी कुछ बच्चे लेट एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ध्यान नहीं रहता तो कोई बच्चा एडमिट होएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है स्टूडेंट्स? हिस्ट्री के जो है आपके पास 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होती है आपकी एंशियंट हिस्ट्री, एक होती है आपकी मिडाइवल, ठीक है, एक होती है मॉडर्न। सो एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न आपने ये पढ़नी है, आपके एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता कि कहाँ से एंटर होंगे ऑटोमेटिकली, चलिए बाद में कर लेंगे इसके। सो स्टूडेंट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, एंशियंट के क्वेश्चन कैसे आएंगे, मिडाइवल के कैसे आएंगे और मॉडर्न के क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अभी सबको क्लियरली विजिबल है, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री क्या है, कोई बताएगा? यस और नो? तो एंशियंट हिस्ट्री मतलब जिसमें आप प्राचीन भारत की प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं।
स्टूडेंट्स एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? फॉर एग्जांपल एंशियंट हिस्ट्री के आपको क्वेश्चन आते हैं लाइक सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? स्टोन एज से। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत जो है एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है? हम जो पढ़ते हैं हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, हमको क्या एविडेंस मिलते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर, अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो हमारी जो लैंड मास है, ठीक है, जो कंप्लीट जो लैंड मास है, वो लैंड मास जुड़ा हुआ था। ये पता है सबको? नहीं पता? ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे आप लोग, पहले पढ़ चुके होंगे। जो कंप्लीट लैंड मास है उसे क्या कहा जाता था स्टूडेंट? उसे कहा जाता था पेंजिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं सीधा सीधा स्टैटिक क्वेश्चन। पेंजिया कहा जाता था। अब उस लैंड मास का जो एक पोर्शन था स्टूडेंट्स, उस लैंड मास का एक पोर्शन जो आज की डेट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां पे सबसे पहले आदि मानव के होने के एविडेंस पाए गए थे, जिसे कि होमो सैपियंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था स्टूडेंट्स? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो है, ये आप कह सकते हो दिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इज दैट क्लियर? साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर पाया गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, ऐसे ही हमें इंडिया में भी जब आदि मानव के कुछ हम कह सकते हैं कि एविडेंस मिलते हैं, तो वो कब से मिलते हैं? उसे कहा जाता है स्टोन एज। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? स्टोन एज या फिर पाषाण काल। उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में कहते हैं पाषाण काल और इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज को आगे हम फर्दर तीन टाइप्स में, तीन डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ते हैं, तीन अलग अलग समय अलग अलग काल के दौरान पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो था वो था पैलियोलिथिक एज। सबसे पहले जो आया था स्टूडेंट्स वो था पैलियोलिथिक एज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा गया अभी बताऊंगा। ठीक है, पैलियोलिथिक एज। पैलियो मींस ओल्ड, लिथिक मींस स्टोन, एज मतलब टाइम पीरियड। ठीक है जी, ओल्ड स्टोन एज टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स इंडिया में जब आदि मानव था, उसका मेंटल लेवल इतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो अपने लिए कुछ कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने लिए एक अच्छी सिविलाइजेशन, अच्छी एक सोसाइटी बना सके, अपने लिए घर बना सके। उस जो आदि मानव था उसका ब्रेन ही नहीं डेवलप हो रहा था, उसे डर लगता था, उसे सूरज से डर लग रहा है, उसे जंगल से डर लग रहा है। ठीक है, इन सब चीजों से वो डरता होता था। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ताकि साउंड की प्रॉब्लम ना। हाँ जी, सो उसे इन चीजों से डर लगता था। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि जो उस टाइम पे आदि मानव था, उसका मेंटल लेवल, उसका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ था। अगर बारिश हो रही है उससे वो डर रहा है, धूप निकल रही है, सूरज निकल रहा है, उससे डर रहा है, जंगली जानवरों से डर रहा है, वो जंगल में रह रहा है। ठीक है, पेड़ पे चढ़ जा रहा है, नीचे जंगली जानवर घूम रहे हैं, उनको देख के पेड़ पे चढ़ जा रहा है। या फिर केव्स में जाके छुप रहा है। केव्स में क्यों छुप रहा है? क्योंकि उसे पता है कि वहां पर वो सुरक्षित रहेगा जंगली जानवरों से। तो ऐसे ही हमें इंडिया में कुछ एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, नोट कर लो। भीमबेटका केव्स, भीमबेटका केव्स, भीमबेटका केव्स के एविडेंस मिलते हैं स्टूडेंट्स। ये भीमबेटका केव्स कहां पर पाई गई हैं? ये भीमबेटका केव्स जो है इंडिया के भोपाल। ठीक है, नोट कर लो स्टूडेंट्स, भोपाल शहर, मध्य प्रदेश, एमपी के मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, एमपी के भोपाल शहर में। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन आया हुआ है, भीमबेटका केव्स के एविडेंस हमें इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं। तो ये एक गुफाओं का नाम है, काफी एक जंग। ठीक है, भोपाल में एक जंगलों के पास काफी ऐसी गुफाएं मिली है जहां पर उसके कुछ एविडेंस मिलते हैं, भीमबेटका केव्स। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. स्टूडेंट्स ये साथ के साथ नोट कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो स्टोन एज के हमें सबसे पहले एविडेंस भीमबेटका केव्स के पास मिलते हैं। ठीक है जी, जस्ट हाँ जी, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है, ये नोट कर लो पहले। तो सबसे पहले जो पैलियोलिथिक एज था स्टूडेंट, यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग था मैंने आपको बता दिया, उसका मेंटल लेवल इतना डेवलप नहीं होता था। फिर पैलियोलिथिक एज के बाद जो नेक्स्ट टाइम आया, ठीक है, वो था मेसोलिथिक एज। ठीक है,
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसोलिथिक एज। मेसो मीन्स मिडल, मीन्स ट्रांजिशनल फेज। मेसो का मतलब क्या होता है, जब टाइम चेंज कर रहा होता है, ठीक है, जब आप देखते हो जब समाज में बदलाव आ रहा होता है, ठीक है। आपने देखा पहले लोग रेडियो आया, रेडियो के बाद टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद मोबाइल फोन आ गए, है ना। तो ऐसे ऐसे ट्रांजिशन फेज है टेक्नोलॉजी का। ऐसे ही स्टूडेंट्स उस टाइम पे स्टोन एज का भी ट्रांजिशन फेज था। तो मेसोलिथिक एज को आप कह सकते हो मिडल एज, मिडल स्टोन एज। समझ में आ रही है बात, यस और नो? मिडल Yes, स्टोन sir. एज, Yes, sir. ठीक है स्टूडेंट्स। इन केस आप में से जैसे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि हमें रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल पाया, ठीक है। हाँ जी संदीप, और आपने हैंड रेज किया है। I मिस्टेक हो गया सर। अच्छा अच्छा, अगर किसी का डाउट रहता है स्टूडेंट्स पूछा करो, मैं बार बार क्लास में कहता हूँ। आप भी अपना टाइम लगा रहे हो, टीचर भी अपना टाइम देता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कीमत जो है टाइम की होती है। चलिए, मिडल स्टोन एज। मिडल स्टोन एज मतलब जिस समय पे हमारे देश में, भारत की बात हो रही है, ठीक है, पौराणिक समय की, जब लोग जो थे वो एक ट्रांजिशन टाइम पे थे। मतलब कि जिस समय पे लोगों ने पशुपालन का काम शुरू कर लिया था, ठीक है। जो आदि मानव था वो इतना उसका माइंड डेवलप हो चुका था। सबसे पहला उसका जो मेजर एक्टिविटी था वो क्या हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। नोट कर लो, ठीक है जी। मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई थी, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मिडल स्टोन एज के टाइम पे। एक सेकंड, कुछ बच्चे लेट एंटर करें स्टूडेंट्स। कल से मैंने टाइम फिक्स कर दिया है, 7:15, 7:15 आप लोग क्लास में एंटर कर जाया करिए, ठीक है। तभी मैं, कुछ बच्चे जो हैं कहेंगे कि कल कल ही कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि 7 बजे हमारी दूसरी क्लास खत्म होती है, आई थिंक, ठीक है। मैंने एक मैसेज रीड किया था, तो इसलिए मैंने 7:15 का लिंक डाला है। 7:15, 7:15 ओके है, सभी बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आप लेट आते हो तो कई बार क्या रहता है कि क्लास में ध्यान नहीं रहता, कई बार कोई बोर्ड पे चीज लिख रहे होते हैं, तो इन केस कोई बच्चा नहीं पता लगता था कि एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा कि जिस समय मेसोलिथिक टाइम पीरियड था उस टाइम पे लोगों की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो आंसर इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसके हमें एविडेंस कहाँ पे मिलते हैं स्टूडेंट्स, इसके हमें एविडेंस मिलते हैं मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़, नोट कर लो, मेहरगढ़ में इसके एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। इसके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसके आपको असाइनमेंट्स और नोट्स भी मिलेंगे, अंडरस्टैंड। हाँ जी, एक स्टूडेंट ने ना अपना हैंड रेज किया हुआ है, रजत। सर सर एक जो आप क्लास की बात कर रहे हो ना 7:15 की, वो इवनिंग की हाँ टाइमिंग जी, एक्चुअली ना, मॉर्निंग में कोई टाइमिंग नहीं है सर। मॉर्निंग में आप 7 बजे स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा अच्छा, एक्चुअली कल मैसेज मैंने पढ़ा, कहते कि स्टूडेंट कहते कि हमारा लेक्चर इतने बजे होता है, इवनिंग इवनिंग की है सर, वो बट गलती से मैम सर ने वो किया था। डाउट था ओके उन्हें। ठीक है। सर उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी था, एक्चुअली। एम डी एम अच्छा में हो गया था थोड़ा सा इसलिए। अच्छा, AM PM में डाउट हो गया, चलो ठीक है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट जो है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है, ठीक है, राजस्थान के पास एक लोकेशन है। एट प्रेजेंट राजस्थान और पाकिस्तान के बीच का जो रीजन है ना, तो आपको पता है बॉर्डर रीजन राजस्थान का हम पाकिस्तान से लगता है, उस टाइम पे वो रीजन मेहरगढ़ कहलाता था। तो वहां पे लोगों की मेन एक्टिविटी क्या थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तुम्हें आज भी पता है वहां के लोग भेड़ बकरियां, बकरियां हो गई, ऊंट हो गए, ठीक है, और डोंकीज, ठीक है, म्यूल्स, ये सब कुछ इनको पालते हैं, ठीक है, इनका डोमेस्टिकेशन करते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है ना। तो आज की डेट में भी पुष्कर में लगता है ना, एक सबसे बड़ा पशु मेला वहां पे लगता है पुष्कर में, और एक बिहार में लगता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। मैं आपको जो करवा रहा हूँ काइंडली उसको नोटबुक पे नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए, सबको पेलियोलिथिक मेसोलिथिक समझ में आया, यस और नो? यस इसके बाद सर। आता है नेक्स्ट नियोलिथिक, नियोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक एज। स्टूडेंट्स नियो मींस क्या होगा, न्यू, लिथिक मींस स्टोन,
एज मतलब टाइम पीरियड। अब न्यू स्टोन एज जब था उस टाइम पे इंडिया में, ठीक है, उस टाइम पे हम कह सकते हैं हमें क्या एविडेंस मिलते हैं इंडिया में, जो लोग थे वो किसका यूज करते थे, वो पॉलिश्ड टूल का यूज करते थे। पॉलिश्ड टूल्स मतलब उनके जो औजार थे, उनके जो हथियार थे वो तराशे हुए थे। मान लो उस टाइम पे जो आदि मानव जो एक्स जो कुल्हाड़ी का यूज कर रहा है वो पत्थर की बनी हुई है, उसके आगे से आयरन नहीं यूज हो रहा उस समय पे। उस समय आयरन की इन्वेंशन, आयरन मिला भी नहीं है जमीन में से। उस टाइम पे किस चीज के बने हुए हैं, पत्थर के। इसीलिए तो स्टोन एज पढ़ रहे हो आप। तो सबसे पहले लोगों के घर किस चीज के बने हुए थे, पत्थर के। ठीक है, तो पॉलिश्ड टूल जो है उस टाइम पे ह्यूमन बींग यूज करना शुरू कर गया। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यू स्टोन एज के टाइम पे ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, लाइक एक लोगों के अपने कुछ ऐसे सोसाइटीज बनने लग गई थी और उस टाइम पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का काम भी शुरू हो गया था। तभी एक नया आप कह सकते हो न्यू स्टोन एज है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन सेकंड फेज में था। पहले वाले फेज में क्या था, ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ भी नहीं थी, जंगली जानवर को मार के खा जाते थे, कच्चा ही खा जाते थे, ये भी नहीं पता था कि खाना पकाते कैसे हैं। फिर थोड़ा थोड़ा दिमाग का विकास हुआ, अपने लिए कुक्ड फूड, ठीक है, पका हुआ भोजन खाने लग गए। फिर धीरे धीरे दिमाग का विकास हुआ तो धीरे धीरे खेती बाड़ी भी शुरू कर दी। ठीक है जी, तो न्यू स्टोन एज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ये वाला सीधा पूछा जाएगा, पॉलिश्ड टूल कब यूज किया जाता था। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट आते हैं। इसी के बाद स्टूडेंट्स आगे टाइम पीरियड था चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज क्या था? पहली बार मेटल का यूज शुरू होना कब हुआ? चाल्कोलिथिक एज। फर्स्ट टाइम कॉपर वाज इन्वेंटेड। सबसे पहले किस मेटल का यूज हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, स्टूडेंट्स नोट कर लो। कॉपर का यूज सबसे पहले हुआ था। अंडरस्टैंड, सबसे पहले कॉपर का यूज हुआ था, वो था टाइम पीरियड चाल्कोलिथिक एज। कॉपर का प्लस उस टाइम पे स्टोन्स का, कॉपर्स का, इन सब चीजों का यूज हो रहा है कॉमनली। चाल्कोलिथिक एज के टाइम पे एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी बन गया था, मेन एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी। मतलब कि लोगों ने खेती बाड़ी के ऊपर ध्यान देना ज्यादा शुरू कर दिया था। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? समझ गए? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कॉपर वाला। ठीक है, ये नोट कर लो। यहां तक किसी को डाउट स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे नेक्स्ट इसी टाइम पीरियड पे ध्यान से समझेंगे। आपको पता है कि इंडिया का जो नीचे वाला लैंड है इसको क्या कहा जाता था स्टूडेंट? इसे कहते थे, इसे कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, गॉडवाना लैंड। इसे कहा जाता है गॉडवाना लैंड। गॉडवाना लैंड मतलब मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में, कि जब धरती बनी थी उस टाइम पे धरती के ऊपर एक ही लैंड मास होता था। मतलब कोई अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, एक ही कॉन्टिनेंट। उस प्लेट को क्या कहा जाता था? अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। एनी स्टूडेंट कोई बताएगा? वेरी गुड, शाबाश, पेंजिया कहते थे। अब जब ये लैंड मास टूटना शुरू हुआ आपस में, ऊपर वाली प्लेट को कहा जाता था यूरेशियन प्लेट और नीचे वाली प्लेट को कहा जाता था गोंडवाना प्लेट। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है ना स्टूडेंट, जो नॉर्थ इंडिया है वो किसका हिस्सा था? ये एशिया, आज तो एशिया है, आप कहोगे सर आज तो इसको एशिया कहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। उस टाइम पे ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था। और जो नीचे वाला जो साउथ इंडिया जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ये किसका हिस्सा था? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, तो आज जो हमारी गॉड नीचे वाली जो साउथ इंडिया वाली प्लेट है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, सबको पता है, यस और नो? सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से अलग होके ऊपर को आया है और ऊपर को आके आपस में जुड़ा था। तो ये नीचे वाली जो हमारी साउथ इंडिया वाली प्लेट है, ये नॉर्थ इंडिया से आगे से जुड़ रखी है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा ना, हमें वो एविडेंस सेंट्रल इंडिया में और नीचे साउथ इंडिया के पोर्शन में मिलते थे। ऊपर क्या हो रहा था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, चलो
हमें जो ऊपर नॉर्थ इंडिया का एविडेंस मिलता है स्टूडेंट्स, वो मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। किसका मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इज दैट क्लियर? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? रिपीट हाँ करना। जी, हाँ जी राजे, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें एविडेंस नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो हमारा उत्तर भारत है यहाँ पर, और जो आज का पाकिस्तान है वहां पर हमें जो एविडेंस मिलते हैं वो किस चीज के मिले थे? सिविलाइज्ड लोगों के। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो कैसे लोग थे? अभी तक आपने आदि मानव के बारे में पढ़ा, यस और नो, के होमोसेपियंस थे। होमोसेपियंस जो थे उनको बिल्कुल भी नहीं पता था समाज में कैसे रहते हैं, तभी जाके तो वो आदि मानव थे। ठीक है, सो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेरा क्वेश्चन ये है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? चलो, सिविलाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट सभ्यता। सभ्यता। हाँ बिल्कुल, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। आप इसको हिंदी में क्या पढ़ते हो? सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल सही है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि आपने समाज में कैसे रहना है, आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, आपने किसी से बोलचाल कैसे रखनी है, बातें कैसे करनी है। ठीक है, आपको कितना तमीज है किसी से सही ढंग से बात करने का। ठीक है, आप देखते हो ना कि कोई पर्सन को अगर बात करने की तमीज नहीं होती, कहते हैं यार ये देखो कैसे जंगली टाइप से बोल रहा है ना। तो सेम, मतलब कि वो अनसिविलाइज कहलाएगा ना। तो सिविलाइजेशन क्या होता है? अगर आप सिविलाइज लोग हो तो इट मीन्स कि आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, आपको सही तरीके से बात करनी आनी चाहिए, यही होता है सिविलाइजेशन। तो हमको नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही सिविलाइज्ड लोग मिलते हैं। वो इतने ज्यादा सिविलाइज्ड थे कि उनके आगे हम आज फेल हैं। समझ में आई बात? पूछोगी नहीं कैसे? यस सर। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हमसे भी ज्यादा अच्छे सिविलाइज्ड थे यार। ठीक है, तो उतनी उतनी तमीज आज की डेट में हम लोगों को नहीं है। अभी बताता हूँ वो कैसे, देखो। मान लीजिए जी, ये है आपका इंडिया का मैप। ये आज का इंडिया का मैप मैंने रफ सा बना दिया ऐसे। ठीक है, ये पोर्शन में, इस रीजन में जो सभ्यता मिलती थी उसको कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? ध्यान से समझो। यहाँ से स्टूडेंट्स, इंडिया के बगल में तिब्बत है, तिब्बतन प्लेट्यू से एक नदी निकल रही है, इंडस। कौन सी नदी निकल रही है? इंडस। ठीक है, सिंधु नदी, इंडस रिवर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि इंडिया में इंडस रिवर ऊपर वाला कहाँ से पोर्शन क्रॉस? दिखाई नहीं दे रही है बोर्ड का। विजिबल नहीं है ब्लैक बोर्ड। अब एक सेकंड, थोड़ा ऊपर हो गया, मतलब क्या इशू है? एक ये सेकंड। सर ऊपर दिख रहे हो, दिख ना दिख नहीं रहा है। थोड़ा ओके ओके, नीचे डोंट डोंट, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये पता नहीं ऊपर ही नहीं हो रहा स्टैंड। चलो एक सेकंड। अच्छा, ये ना उल्टा ही कर रखा है इसका काम। चलो, बोर्ड इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है ना, मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ। आप लोग एक पॉइंट नोट कर लो अपनी नोटबुक में। जो इंडस रिवर है वो तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो सारे जने। यहाँ अब दिख रहा है, तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है इंडस रिवर, और भारत में कहाँ आ रही है? सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया में कहाँ पर ये रिवर लाई कर रही है स्टूडेंट? जे एंड के। उसके बाद जे एंड के से कहाँ ड्रेन आउट हो रही है? ये जा रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाद ये कहाँ ड्रेन आउट होती है? इस साइड है आपका अरब सी। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार ना कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हमने एक बुक में पढ़ा ही नहीं। जरूरी थोड़ी कि एग्जामिनर सीधा बुक से उठा के क्वेश्चन आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके मेंटल लेवल पे, मतलब कि आपकी तर्क शक्ति पे, ठीक है, आपकी थोड़ा सा एनालिटिकल पावर पे भी तो डिपेंड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना मेरी? तो स्टूडेंट्स, इस रीजन में अब देखो, पुराने जमाने में लोग कहाँ पर रहना पसंद करते थे? जहां पर सरप्लस वाटर होगा।
जहां पर अच्छा आप देखोगे जहां पर नदियां होंगी, पानी इजिली अवेलेबल होगा, आज भी तो लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं। आप देखते हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जहां पे सरप्लस वाटर है वहां पर लोग अच्छी एग्रीकल्चर करते हैं, अच्छी खेती बाड़ी करते हैं। सिमिलरली आप चेक करो महाराष्ट्र में, ठीक है, कितना बुरा हाल है, राजस्थान, गुजरात, जहां पर सरप्लस वाटर नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, वहां पर लोग खेती बाड़ी भी नहीं ढंग से कर पाते। उन लैंड फर्टाइल होने के बावजूद भी वहां पर पानी नहीं है, तो खेती बाड़ी ढंग से नहीं हो पाती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब इस रीजन में हमें आज से लगभग 5,000 साल पहले के जो एविडेंस मिलते हैं, एक बच्चे ने हैंड रेज कर रखा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? इस रीजन में हमें स्टूडेंट्स अराउंड 2500 BC टू 1750 BC के बीच में हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पर सभ्यता रहा करती थी, यहाँ पर सिविलाइज्ड लोग रहा करते थे। उन लोगों ने अपने लिए प्रॉपर ग्रिड सिस्टम में घर बना रखे थे, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आज की डेट में आप किसी कॉलोनी में चले जाओ जो ढंग से ना बनी हो, वहां पे जाके आप गुम हो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कि सड़क कहाँ को निकल रही है। कई बार तो गूगल मैप भी जवाब दे जाता है। ठीक है ना, तो ये लोगों की सबसे पहला जो बेंचमार्क पॉइंट है कि उनकी जो कॉलोनी थी वो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बनी हुई थी। तो हमको एक उनका टाउन प्लानिंग का एक पॉइंट पता चलता है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। सबसे पहले ये पता कैसे चला 2500 BC से 1750 BC? पहला तो क्वेश्चन यही है, क्या सबको ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस और नो? यस यस सर। स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को अगर BC का मतलब नहीं पता चला पूछ लो। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। 2500 BC का मतलब क्या है? उस टाइम पे धरती के ऊपर किसी और कंट्री और कॉन्टिनेंट में कोई दूसरा रिलीजन उस टाइम पे नहीं बना था। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जी का जब जन्म भी नहीं हुआ था, उनके जन्म से 2500 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट पे जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, उनके जन्म से 2500 साल पहले से लेके उनके जन्म से 1750 साल पहले तक, 2500 BC से 1750 BC के बीच में ये टाइम पीरियड है ना, उस समय तक भारत में जो सिविलाइजेशन मिलती है उसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, कौन बताएगा? स्टूडेंट्स नोट कर लो पॉइंट। 1921 में 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया एक डिपार्टमेंट था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक थे दयाराम साहनी, ठीक है, एक थे RD बनर्जी। ठीक है जी, RD बनर्जी। नोट कर लो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता किसने खोजी थी? ठीक है, ये नोट कर लो, फिर समझाता हूं। यहां तक किसी को भी डाउट है पूछ लो, किसी स्टूडेंट्स को, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? सर ये दोनों थे, दयाराम साहनी और RD। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सबसे पहले फ्लोरिश की, साथ में ये भी थे, और फिर RD बनर्जी ने अलग से उससे भी आगे एक और सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, एक ऐसा प्लेस ढूंढा मोहनजोदाड़ो जो RD बनर्जी ने फ्लोरिश की। ठीक है, अगर सर ये दोनों ऑप्शन में आ गए तो हम किसे चूज करेंगे? अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो दोनों राइट आंसर है। मतलब अलग अलग अगर आते हैं, एक तो होती है ऑप्शन में कॉमा डाल के दोनों के नाम लिखे, तो वो राइट आंसर होगा। ठीक है, यस सर। इन केस अगर दोनों अलग अलग आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा भी सबसे पहले हड़प्पा था। हाँ जी नूतन, कुछ पूछ रहे हो? सर पर बुक्स में कहीं कहीं जगह पे लिखा है कि आईवीसी की जो थी वो सिर्फ दयाराम साहनी है, और जो मोहनजोदाड़ो का है वो अलग से डिफरेंट RD बनर्जी लिखा है। RD बनर्जी है, साथ में ये भी गए थे। ठीक है, पहली बार आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस मिलेंगे। दयाराम साहनी के साथ RD बनर्जी भी साथ थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो इनका नाम आता है वो हड़प्पा के लिए, हाँ, हड़प्पा के लिए दयाराम साहनी का नाम आता है। ठीक है, और साथ ही RD बनर्जी भी उनके सबऑर्डिनेट थे,
ठीक है, मान लीजिए सबऑर्डिनेट क्या होता है, उनसे नीचे काम करने वाला, उनके सबऑर्डिनेट। तो फिर जाके ऐसे ही पाकिस्तान में ये प्लेस थी, इंडिया में नहीं है, हड़प्पा भी और मोहनजोदाड़ो भी। फिर आर.डी. बनर्जी ने उससे आगे, जब उससे थोड़ा सा सीनियर हो गए, मतलब कि कुछ समय बाद, उसी टाइम पे 1921 की बात है, उसी टाइम पे ही दूसरी साइट फाउंड कर रहे हैं, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो 1921 में मतलब इन दोनों ने किया था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग थे। ठीक है, इन्होंने साइट फ्लोरिश की, सबसे पहले की पाकिस्तान में ही हड़प्पा, फिर उसके बाद मोहनजोदाड़ो। आज की डेट में ये दोनों प्लेसेस पाकिस्तान में है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में हमें कौन कौन सी साइट्स मिलती हैं, बताओ। इंडिया में लोथल, आपको कौन कौन सी लोथल, कालीबंगन, कालीबंगन, लोथल, कालीबंगा, राखीगिरी, कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान में। अच्छा, राखीगढ़ कहाँ पे है? हरियाणा, हरियाणा में, वेरी गुड। और संगोल कहाँ पे है स्टूडेंट्स? वेयर इज संगोल? चलो ये सारे नोट कर लो, ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल में लिखवाता हूँ। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ एक और पॉइंट नोट कर लो भाई। सबसे पहले ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन किसने यूज की थी? इसकी लैंग्वेज को भी उस पर्सन ने डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक वो डिकोड नहीं कर सकता। वो कौन था? मतलब इसकी लैंग्वेज अभी तक डिकोड नहीं हुई है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हाँ जी, नोट कर लो, जेम्स प्रिंसप। ठीक है, जेम्स प्रिंसप, जेम्स प्रिंसप स्टूडेंट्स, जिसने की हड़प्पा लैंग्वेज को, सबसे पहले हड़प्पा टर्म इसने ही दिया था। ठीक है, और हड़प्पा जो प्लेस थी, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसने कहा था, और इसने उसको डिकोड करने को, उनकी लैंग्वेज डिकोड करने की कोशिश की थी, बट ये डिसाइफर नहीं कर सका। ठीक है, डिसाइफर नहीं कर सका। और सेकंड थिंग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? अभी तक वो डिकोड नहीं हुई है। कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे यानी स्टूडेंट? बोस्ट्रोफिडोन, बोस्ट्रोफिडोन, नोट कर लो। बोस्ट्रोफिडोन जो लैंग्वेज है ना, मैं आपके सामने ऐसे लिख रहा हूँ, वो लोग ऐसे लिखते थे, इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, और उनके सिंबल्स जो थे समथिंग लाइक ऐसे ऐसे। कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, लाइक उन्होंने सिंबल्स कैरेक्टर्स ऐसे डाले हुए हैं, अभी तक वो डिकोड ही नहीं कर सके कि भाषा लिखी क्या है। कुछ लाइक अलग से चित्रकारी बना दी इस तरीके से, बोस्ट्रोफिडोन लैंग्वेज, जेम्स प्रिंसप। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आगे लिख लो, कौन कौन सी लोकेशंस हमें इंडिया में मिलती हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अलावा। नोट कर लो जी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहले पंजाब में, पंजाब में कौन कौन सी मिलती है? हाँ जी, स्टूडेंट्स नोट कर लो, रोपड़, रोपड़ पता ना सबको, पंजाब में है स्टूडेंट्स। ठीक है, रोपड़, इसके अलावा संगोल। ठीक है, संगोल। ठीक है, पहली साइड पंजाब में। दूसरी साइड नोट कर लो आगे स्टूडेंट्स, हरियाणा में एक है बनावली, एक है राखीगढ़। ठीक है, राजस्थान में सर हरियाणा का क्या लिखा है ये? राखीगढ़ एंड बनावली, BANAWALI। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन। गुजरात में लोथल, एंड एक और प्लेस है जी लोथल के अलावा। हाँ जी स्टूडेंट्स, लोथल के अलावा धोलावीरा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे A, B, C और D।
फिर क्वेश्चन आएगा मैच द कॉलम वाला कि भाई फर्स्ट का बी है, सेकंड का सी है, थर्ड का डी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाने लग गए हैं। तो मान लीजिए अगर आपको अगर कोई एक पॉइंट ढंग से भी नहीं पता या कोई दो ऑप्शन उसने चेंज करके डाल दी तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ गए? तो एक बार इन वर्ड्स को रिपीट करना, थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहे हैं, थोड़े राइटिंग का थोड़ा। कालीबंगन, राजस्थान कालीबंगन, गुजरात लोथल एंड धौलावीरा, ठीक है। गुजरात लोथल एंड, ज्यादा छोटा लिखा हुआ है कि बड़ा बड़ा लिखूं? बोर्ड ना थोड़ा छोटा है एक्चुअली साइज में, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। लोथल के साथ में कौन सा लिखा है? दोहला, धौलावीरा, धौलावीरा। धौलावीरा, DHOLAVIRA, धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा, इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट? हरियाणा का राखीगढ़ के साथ कौन सी जगह है साथ में? बनावली, BANAWALI, ठीक है, बनावली, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। रितु ठाकुर एंड संदीप कौर रेज हैंड। हाँ जी रितु, पूछना कुछ? तो वो बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा अच्छा, स्टूडेंट्स किसी को कुछ पूछना है पूछ लो यहाँ तक, फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना पूछ लो। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नोट करो जी। कालीबंगन क्यों फेमस है? कालीबंगन में हमें कई सारे ऐसे डांसिंग इमेजेस, डांसिंग गर्ल की इमेजेस मिली हैं जो जिस चीज के लिए कालीबंगन फेमस है, ठीक है, नोट कर लो। कालीबंगन में आपको क्या मिला जी? डांसिंग गर्ल्स की इमेजेस मिली, ठीक है। दीवार पे मतलब चित्रकारी सी करी हुई मिली, ऐसे समझे, मान लीजिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो लोग किस चीज के शौकीन थे? वो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट। किस तरीके से पता चलता है? कालीबंगन ये मिला है। रोपड़ में कुछ यूटेंसिल्स मिले हैं, ठीक है जी, रोपड़ में यूटेंसिल्स मिले हैं। राखीगढ़ में, राखीगढ़ में स्टूडेंट्स हमें कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं। राखीगढ़ में ऑर्नामेंट्स, ठीक है, मतलब जो ज्वेलरी वगैरह है वो मिली है, ठीक है। लोथल में, नोट कर लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। लोथल में हमें डॉकयार्ड पोर्ट मिला है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया जी, डॉकयार्ड पोर्ट वाला। और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डांसिंग गर्ल की इमेज कहाँ पे मिली है? कालीबंगन, ठीक है। और यूटेंसिल्स कहाँ पे मिले, बर्तन कहाँ पे मिले हैं? रोपड़ में, ठीक है। और राखीगढ़ में क्या मिला हमको? ऑर्नामेंट्स मिले, गहने मिले हैं खुदाई में, ठीक है। तो यहाँ पे सब प्लेसेस पे खुदाई हुई है जहां पर हमें ये चीजें मिली है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डॉकयार्ड पोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये तो सुना होगा आप सबने, डॉकयार्ड पोर्ट। स्टूडेंट्स डॉकयार्ड पोर्ट मतलब गुजरात धौलावीरा में आपको लोथल में, सॉरी लोथल में ऐसी एक बंदरगाह किस्म की, ठीक है। मान लीजिए ये रेस कर दूं, आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात का मान लीजिए ये है लोथल। यहाँ पर एक डॉकयार्ड पोर्ट है। पोर्ट सिटी किसे कहते हैं? जहां पे बंदरगाह होते हैं, जहां पर से शिप लोड होके दूसरी कंट्री में जा सके और जहां से दूसरी कंट्री में ट्रेवल होके आ सकते हैं, उसे कहा जाता है, आप कह सकते हो, पोर्ट सिटी। तो लोथल में हमें डॉकयार्ड पोर्ट मिलता है, ठीक है, डॉकयार्ड पोर्ट। तो डॉकयार्ड पोर्ट जो है स्टूडेंट्स, यहाँ से कहाँ तक हमारा ट्रेड था? यहाँ से हम किस दूसरे देश तक संबंध रखते थे? उस समय पे कंट्री कोई नहीं था, देश कोई एग्जिस्ट नहीं करता। उस समय एक और सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन,
तो हमारा जो ट्रेड था आज की डेट में स्टूडेंट्स, मेसोपोटामिया कहाँ पर है? ईरान में। ठीक है, नजर आ रहा है ना? आज की डेट में इराक ईरान कंट्री है, सबको पता है, यस और नो? Yes, sir. तो वहां पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन उस समय पर एग्जिस्ट करती थी। और ये हमें कैसे पता चला? वहां के जो कुछ सील्स भारत में और मतलब कि इंडस वैली साइट में, और इंडस वैली साइट के कुछ ऐसी सील्स, मोहरें वहां पर मिलती हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपका ट्रेड यूएस के साथ होगा, इंग्लैंड के साथ होगा, तो आपके पास यूएस डॉलर की करेंसी मिल सकती है, आपके पास इंग्लैंड के पॉन्ड्स मिल सकते हैं ना, और यहाँ की करेंसी वहां पर आपको मिल सकती है एक्सचेंज पे। या आपने कोई क्वाइंस, सिक्के एक्सचेंज किए, उसके आपको एविडेंस मिल सकते हैं, तो ऐसी एविडेंस मिले। ठीक है, समझ में आ गई? अब बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लो जी। लोथल में पहली बार राइस की खेती हुई थी। ठीक है, राइस की खेती। और पहली बार कॉटन की खेती, कॉटन की खेती किन्होंने शुरू की थी? इंडस वैली साइड के लोगों ने। कॉटन सबसे पहले किस चीज की खेती शुरू करें? कॉटन की। और राइस कहाँ पे मिल रहा है हमको? लोथल में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट कर लो स्टूडेंट्स। रेणुका। कहाँ पे मिली थी? हाँ जी, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने खेती ही कॉटन की थी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो राइस की जो है ये ऑल इंडिया में फर्स्ट टाइम लोथल में ही हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, ऑल इंडिया में फर्स्ट टाइम लोथल में। ऑल ठीक है, इंडिया में। उस टाइम पे इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस टाइम पे इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना उस समय। हम भारतवर्ष बाद में बनेगा। भारत जो था एक ट्राइब का नेम था। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, समझ गए? सर इस कॉटन का क्वेश्चन कैसे आएगा? कॉटन आपसे पूछा जा सकता है जी, इंडस वैली साइड के लोगों ने सबसे पहले किस चीज की खेती करना शुरू किया था? ठीक है, फर्स्ट टाइम कौन सी क्रॉप थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी? आंसर इज कॉटन। ठीक है, लोथल में हमें किस खेती के एविडेंस मिलते हैं? ठीक है, लोथल के लोग कौन सी खेती करते थे? राइस। ठीक है, प्राइवेट डॉकयार्ड पोर्ट का एविडेंस हमें कहाँ पे मिलता है? लोथल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सर ये जैसे बुक में शो किया गया है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो है गेहूं और जौ, ये वाला हाँ जी, क्वेश्चन भी आया है एक दो बार। गेहूं और जौ। क्या? हाँ, गेहूं और जौ वाला क्वेश्चन। जी सर, मुख्य फसल, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल। तो मेन मतलब जो सबसे ज्यादा जहाँ पे उगाई जा रही है। ठीक है, अब जौ वगैरह ये ना, ये चालकोलिथिक टाइम पीरियड से उगाने शुरू हो गए थे। गेहूं और जौ की खेती राजस्थान में जो है उस टाइम पे होने लग गई थी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो उस टाइम पे मुख्य फसल मान लो ये थी, लेकिन सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले उगने वाली फसल कौन सी थी? वो थी कॉटन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ पेपर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इज दैट क्लियर? यस सर। सर इनकी डिस्कवर वगैरह, वो जिसने डिस्कवर किया वगैरह वो नहीं आते हैं इनके? क्या किया फसल को? नहीं सर, जैसे राखीगढ़, ये बनावली, कालीबंगन किसने किया और कौन से ये मैं सन वगैरह? को नोट्स दूंगा, उसमें नाम लिखे होंगे। हाँ, आर एस बिष्ट थे। ठीक है, और जैसे आर डी बनर्जी थे, ऐसी आर एस बिष्ट थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता चल जाएंगे। वो मैं आपको जो नोट्स दूंगा ना उसमें होगा। ठीक है, और कोई डाउट स्टूडेंट्स? चलो, और किसी कोई डाउट पूछ लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी अदर डाउट? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट नोट कर लो, इस टाइम पे कौन सी मेटल का यूज होता था? कौन सी मेटल का यूज होता था? एनी स्टूडेंट नोट कर लो। ब्रोंज। किस धातु का यूज हो रहा है? कांस्य का। कांस्य का। ठीक है, समझ में आई बात? ब्रॉन्ज मेटल का यूज हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, किस टाइम पे? इंडस वैली साइड के टाइम पे। अब यहाँ पर इंडस वैली साइड के लोगों ने पहले कौन सी धातु खोजी है? दैट इज ब्रॉन्ज। अभी तक आयरन नहीं मिला। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस वैली साइड के लोग किस चीज के मेटल को, किस चीज को पहली बार एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जमीन में से? दैट इज ब्रोंज।
और ब्रॉन्ज का ही यूज हो रहा है। कई सारे ब्रॉन्ज के, कांसे के ऐसे लोगों के पास लाइक उस टाइम पे औजार, उस टाइम के यूटेंसिल्स मिले हैं जो कि इसके बने हुए हैं, ठीक है। और कई प्रकार की ऐसी पॉटरीज थी जो कि टेराकोटा की बनी हुई थी। कई इमेजेस हमें मिलती हैं, ठीक है। कई स्कल्पचर्स जो किसके बने थे, टेराकोटा के। नोट कर लो, टेराकोटा। वैसे आपको नोट्स में दिया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई सारे स्कल्पचर्स किस चीज के बने हुए थे, टेराकोटा के। और कई सारे उस टाइम पे लोगों के यूटेंसिल्स या कई औजार टूल्स किसके बने हुए थे, दैट इज ब्रोंज। किस मेटल का यूज हो रहा था, ब्रोंज, ठीक है जी। कॉपर का यूज कब शुरू हुआ था, चालकोलिथिक के टाइम पे। सबसे पहले कौन सी मेटल मिली थी, आंसर इज कॉपर। ऑप्शन दे देंगे, कॉपर, गोल्ड, आयरन, ब्रोंज, इस तरीके से। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को डाउट? ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आई वो पूछो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अच्छा कल से, ठीक है, आपका टाइम मैंने फिक्स कर दिया 7:15 पे एग्जैक्ट, कोई बच्चे लेट ना आए, ठीक है। सर ऐसा ना हो 7 कि ही आप कर दो ना आप, सुबह कोई क्लास नहीं होती। नहीं, पता क्या है, अभी आप कह रहे हो 7, फिर कुछ समय बाद कुछ बच्चे 7 बजे भी नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए मैं वो देख के ही कह रहा हूँ, ठीक है। वो आप टेंशन सर मत वो लो। तो सभी की इनकेस प्रॉब्लम होती है, सुबह 7:15 भी बच्चे ठीक है भेजने सर, होते कोई हैं स्कूल। प्रॉब्लम नहीं है। अब लिसन लिसन मेरी बात सुनो। अब वही है ना, आप कह रहे हो 7, कुछ बच्चे अब कह रहे हैं 7:15। अब मुझे तो सबका एक एवरेज लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सब बच्चे आ सके। कुछ बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं, सुबह लेट उठते हैं। कुछ बच्चों की हैबिट होती है सुबह जल्दी उठ जाने की, 5 बजे उठ जाते हैं, उनके लिए 7 भी चाहिए। तो इसलिए मैंने बीच का टाइम दिया। ओके, क्या इशू है श्वेता, आस्क योर डाउट। कह 7:15 रहे टू हैं कि वो 8 कुछ काम करते हैं ना, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है इस टाइमिंग से। हाँ मैंने पढ़ ली, ठीक है। इन केस अब किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर अगर रह भी जाएगा तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। इन केस अगर किसी बच्चे का कोई लेक्चर किसी दिन मिस हो गया तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा और डेली आपके ऐप पे अपलोड हो जाया करेगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। गुड चलिए मॉर्निंग 2-3 सर। मिनट सर मैंने लेट ज्वाइनिंग की, आज आपने कौन सा टॉपिक कवर करवाया? राजे हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। हिस्ट्री में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से शुरू किया है, ठीक है। स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। इन केस आपने अगर लेट ज्वाइन किया, आपको ये लेक्चर आज ही ऐप पे मिल जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सबसे बेंचमार्क फीचर क्या था, टाउन प्लानिंग, ठीक है जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाउन प्लानिंग, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है जी। हड़प्पा सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बेस्ट फीचर कौन सा था, सबसे बेंचमार्क उनका फीचर कौन सा था, दैट इज टाउन प्लानिंग, नगर व्यवस्था। बारिश हुई, अब ये जो पूरी सोसाइटी थी, बारिश हुई, बारिश होने के बाद आपको पता है ना, आपके शहर में 2 घंटे बारिश हो जाए, पानी जाम लग जाता है, पानी भर जाता है सड़कों के ऊपर, ठीक है। इन लोगों के शहर में, इन लोगों की सोसाइटी में ऐसा कोई इशू था ही नहीं। इतनी अच्छी इंजीनियरिंग थी इन लोगों की, शहर में बारिश हुई, बारिश का पानी सारा के सारा ये जो पाइप्स बने हुए थे, आउटलेट्स थे, ठीक है, उन्होंने आउटलेट्स बना के थे जिसके जरिए बाहर एक सरोवर, एक तालाब में वो स्टोर कर लेते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा, हमें ग्रेट बाथ के एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, आपकी बुक में भी मिल जाएगा और आपको मैं नोट्स दूंगा उसमें भी मिलेगा, ग्रेट बाथ के एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। और ग्रेट ग्रैंडरीज के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैंडरी, ग्रेनरी क्या होती है स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप अपना अनाज भंडार बनाते हो, अनाज को स्टोर करते हो। तो लोगों ने छोटे छोटे वेयर हाउस बनाए थे, छोटे छोटे अनाज के भंडार बना रखे थे जहाँ पे वो अपना अनाज स्टोर करते थे, ठीक है। और सबसे बेस्ट फीचर था, पानी को सेव करते थे। क्या हम पानी सेव करते हैं, बारिश होती है बारिश के पानी को बचाते हैं, मतलब इंडिया में कई प्लेसेस में बचाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं सेव करते हैं ना, तो उसको कंजर्व करना जरूरी है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दिक्कत पानी की होने वाली है, और ये लोग आज से 5,000 साल पहले वो काम करते थे, तो हमसे ज्यादा सिविलाइज हो गए,
ठीक है, समझ में आई ना बात? तो ये हमें बेस्ट फीचर मिलते हैं टाउन प्लानिंग के। उनके जो घर बने हुए थे वो पक्के ईंटों के, बर्न्ट ब्रिक्स के हाउसेस थे, कच्चे मकान नहीं थे। आप इमेजेस देख सकते हो गूगल से या आपकी बुक्स में, आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बर्न्ट ब्रिक्स के हाउसेस थे, जिससे क्या पता लगता है वो लोगों ने पूरी की पूरी सोसाइटी बसा रखी थी। ठीक है, तो ये सारे एविडेंस आपको मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आई बात स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का कुछ पूछ? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आप डेली बेसिस पे अपनी नोटबुक लेके बैठा करिए। जो आपको क्वेश्चन करवाता हूँ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए होते हैं, ठीक है, वो साथ के साथ नोट करा करिए। ठीक है, चलो, सो आई होप सबको लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं डेली बेसिस पे आपको सुबह लिंक शेयर कर दिया करूंगा और आपने क्लास अपनी ज्वाइन करनी है। अब सुबह के टाइम पे तो आप फ्री होना सारे, तो आपने प्रॉपर अपनी रेगुलर क्लास लगानी है और कंटिन्यूटी रखनी है। ठीक है, सही है आपका। इंडियन एचपी का है ना, सॉरी इंडिया का है पूरा जीके जो है। हमारा जो एचपी जीके होगा उसकी क्लास अलग होगी या आप ही लोगे वो भी? नहीं, वो भी मैं ही लूंगा, टेंशन मत लो, वो भी मैं करवाऊंगा। आपका जो एग्जाम है ना, इसमें कंप्लीट है इंडिया का हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं, तो वो मैं कवर करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सर ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ जी, सर, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। पेलियोलिथिक एज में पेलियो का क्या मीनिंग बताया था आपने? राजी, पैलियोलिथिक एज में पैलियो का मतलब था ओल्ड। ठीक है, पूरा पाषाण युग हिंदी में उसे कहते हैं। हिंदी में अगर बताऊं तो पूरा पाषाण, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको इजी करके समझा दिया था कि पैलियोलिथिक एज का मतलब होता है, पैलियो मींस ओल्ड, लिथिक मींस स्टोन। ठीक है, ओके सर। डन। सर ओके हेलो स्टूडेंट, वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, सर हाँ सर जी, आपने जो ये क्लास में बताया ना कि पानी जो स्टोर करते थे उसका नाम क्या लिखा है सर आपने? ये दिख नहीं रहा अच्छे से। जो ये पानी, जो ये ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया था, जो बाहर ये पानी, हाँ जी। ग्रेट। बस हमें एविडेंस मिले हैं कि बहुत बड़े बड़े उन्होंने लाइक बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल टाइप के, बहुत तालाब जैसे सरोवर होता है ना, सरोवर कुंड होता है, कुंड बना रखे थे। ठीक है, ग्रेट बात। और ये मैंने लिखा टाउन प्लानिंग। ठीक है, टाउन प्लानिंग। ठीक है, ये चलो सर ठीक है आप स्टूडेंट्स, अब अच्छे से रिवाइज कर लो। हाँ जी, सर आप थोड़ा सा पूछो सर पूछो। लिखने की स्पीड थोड़ा कम करना सर, इसमें दिक्कत हो रही है सर नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, कल से मैं थोड़ा स्लो लिख दिया करूंगा आराम से। और एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए यहाँ पर इस पोर्शन में मुझे लिखना होता। बट हाँ, मैं थोड़ा स्लो लिख दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है, सर चलो थैंक यू ठीक है सर। स्टूडेंट, गुड बाय। ओके सर, गुड बाय।